हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एग्रीकल्चर रैंकर्स अकेडमी। मैं आपका अपना युवराज धार्मिक और ये है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर का जो लेक्चर है वो 6 और 7। अब आप कहेंगे कि भैया ये 6 और 7 एक साथ कैसे हो सकते हैं। ये आईसीआर जो सबसे मान्य इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर का, उसकी पीडीएफ एग्री मून वाली जो पीडीएफ होती है उसमें ऐसे ही शो कर रहा था इस टॉपिक को। तो मैंने भी कहा कि ठीक है, उसके हिसाब से 6 और 7 लेक्चर एक ही कर देते हैं ताकि आईसीआर ज़्यादा, ताकि आप लोग नए हैं और आप लोगों को ये नहीं लगे कि आप लोगों को कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ठीक है, तो ये छठा और सातवां लेक्चर है जिसमें है इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सरी एंड इट्स मैनेजमेंट, नर्सरी का महत्व और उसका प्रबंधन। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है, हम बात करेंगे कि नर्सरी क्या होती है। और नर्सरी जानने के लिए हमें डिफिनीशन ऑफ नर्सरी यानी नर्सरी की परिभाषा की बात करनी पड़ेगी। नर्सरी इज अ प्लेस वेयर सीडलिंग, सैपलिंग और एनी अदर प्लांटिंग मटेरियल आर रेज्ड, प्रोपोगेटेड, मल्टीप्लाइड और सोल्ड आउट फॉर प्लांटिंग। देखिए क्या बता रहा है कि ये एक स्थान है। ठीक है, नर्सरी वह स्थान है जहाँ पर बीजांकुरों यानी जो बीज होते हैं अंकुरित हो चुके होते हैं, छोटे छोटे कुछ ही एक दो शाखाएं आती हैं। शाखाएं क्या मतलब, पत्तियां निकल आती हैं और जड़ आ जाती है थोड़ी सी। ठीक है, उन पौधों को या अन्य रोपण सामग्री जो होगी उसको उगाना, प्रवर्धित करना यानी उनका प्रोपोगेशन करना, गुणित यानी उनकी संख्या में वृद्धि करना यानी मल्टीप्लिकेशन करके उनकी संख्या में वृद्धि की जाती है, और बिक्री करना यानी बेचा जाता है। बेचने हेतु तो तैयार किया जाता है, उस स्थान को हम क्या कह देंगे, नर्सरी कह देंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी ट्रू टू टाइप एंड डाइवर्स प्लांटिंग मटेरियल। एक सफल और लाभकारी फसल उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता, सटीक प्रकार और विविध पौध सामग्री की उपलब्धता आवश्यक होती है। Establishing a nursery is a long-term venture requiring planning and expertise। देखिए कई बार मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है, मैंने कई बार बताया, आप लोगों को समझ जाइएगा कि ये कोई गलती नहीं है, वो बस नेचुरली है। एक नर्सरी स्थापित करना एक दीर्घकालिक उपक्रम है जिसमें योजना, विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। क्या बताया इन्होंने कि एक नर्सरी स्थापित करना एक दीर्घकालिक यानी लंबे समय तक की प्रक्रिया है, जो लंबे समय तक चलती है और लंबे समय तक के लिए स्थापित की जा सकती है, ऐसा कह सकते हैं। इसलिए इससे एक विशेष योजना की आवश्यकता होती है और विशेषता की आवश्यकता होती है इसे। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी की, कि नर्सरी हम लगा रहे हैं तो नर्सरी की जरूरत क्यों है, उसकी क्या आवश्यकता है, यानी कि उसके महत्व को जानेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ नर्सरी यानी नर्सरी का महत्व। सीडलिंग रिक्वायर स्पेशल केयर ड्यूरिंग अर्ली स्टेज विच इज ईजियर इन नर्सरी। क्या बता रहा है कि जो शुरुआती अवस्था में पौधों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है, जो नर्सरी में आसानी से संभव हो पाती है। इसके कहने का मतलब है जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि वो मुरझा ना जाएं या उनमें कोई रोग ना लग जाएं। ठीक है, या फिर आपसी कंपटीशन की वजह से उन्हें कम न्यूट्रिशन ना के कारण कोई डिसऑर्डर ना हो जाए। इन सब चीज़ों की देखभाल करने के लिए अच्छा स्थान नर्सरी है। नर्सरी में हम अच्छी प्रकार से देखभाल कर सकते हैं पौधों की। Most fruit crops are propagated vegetatively. Nursery allowed better care under control condition। क्या बता रहा है कि अधिकांश जो फसलें यानी होती हैं, जो फल वाली क्रॉप्स होती हैं, उन्हें वानस्पतिक विधि से प्रोपोगेट किया जाता है यानी प्रवर्धित किया जाता है, और नर्सरी नियंत्रित परिस्थितियों में इसकी बेहतर देखभाल संभव होती है। अब जो नर्सरी होती है वहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं यानी कि क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो नियंत्रित होती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा अधिक संभव हो पाता है कि अच्छे से प्रोपोगेशन यानी किया जा सके और उस प्लांट को ग्रो किया जा सके।
प्लांट के सीडलिंग को ग्रो किया जा सके। उसके बाद बात करें हम, कटिंग एंड ग्राफ्टिंग आर बेस्ट रूटेड हार्डेंड इन मिस्ट चैम्बर इज नर्सरीज। कटिंग एंड ग्राफ्टिंग नर्सरी में मिस्ट चैम्बर में अच्छी तरह से जड़ित एंड कठोर बनाया जा सकता है। ट्रांसप्लांटिंग फ्रॉम नर्सरी इज मोर सक्सेसफुल देन डायरेक्ट सोइंग इन मैनी क्रॉप्स। बता रहा है कि कई फसलों में नर्सरी से रोपाई सीधे बीजारोपण की तुलना में अधिक सफल होती है। देखिए कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनमें आप सीधे अगर बीज खेत में बो देंगे, ठीक है, तो कम चांस है कि वो अच्छे से ग्रो करें या फिर अच्छा उत्पादन दें। लेकिन इसके विपरीत अगर आप सीडलिंग ले जाते हैं, ठीक है, और नर्सरी से, और उन्हें ट्रांसप्लांट करते हैं, वहां पर रोपित कर देते हैं, तो अच्छा चांस है कि वो अच्छा उत्पादन दें और उनमें कम रोग लगें। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि कॉमर्शियली ऐसे ही होता है। जैसे टमाटर आप सीधे बीज भी बो सकते हैं, लेकिन उसके छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं। तो मेजरली क्या किया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं जब हम कॉमर्शियली ग्रो करते हैं। टमाटर हो गया या फिर अदर कोई क्रॉप। हार्टेंड प्लांट फ्रॉम नर्सरी आर आइडियल फॉर रिप्लेसिंग डील प्लांट इन ऑर्चर्ड। नर्सरी में तैयार मजबूत पौधे बाग में मृत पौधों के स्थान पर लगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। कई बार क्या होता है कि पौधे मर जाते हैं, ठीक है, बाग में, तो हम उनके स्थान पर हमें नए पौधे लगाने होते हैं, तो हम नर्सरी से पौधे लाकर वहां पर लगा सकते हैं। नर्सरी प्रोवाइड्स टाइम फॉर प्री प्लांटिंग ऑपरेशन एंड फील्ड प्रिपरेशन। जो नर्सरी होती है ये रोपण से पहले तैयारी के लिए समय प्रदान करती है। कैसे? अब आपने सीड, जैसे धान से समझ लीजिए, हालांकि हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर में धान नहीं आता, लेकिन समझाने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। धान की आप जब क्यारी बो देते हैं, नर्सरी लगा देते हैं, तो आपको अच्छा समय मिल जाता है कि आप अपने खेत की अच्छे से जुताई करा सके, पानी भरवा सके, सब कुछ करवा सकें। आपको एक समय एक्स्ट्रा समय मिलता है, ठीक है। इसके विपरीत यदि आप सीधा सीड बो देंगे तो आप बताइए अच्छे से कहाँ ग्रो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। आपको अच्छे से टाइम मिल पाएगा, सॉरी ग्रो की तो बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन टाइमिंग की बात करें तो अच्छे से टाइम नहीं मिल पाएगा फील्ड प्रिपरेशन के लिए। सीडलिंग कैन बी हार्डेंड सीजनड इन नर्सरी टू विदस्टैंड नेचुरल चेंजेस। नर्सरी में पौधों की प्राकृतिक प्रतिकूलता के प्रति कठोर बनाया जाता है। देखिए जो बाहर जो स्ट्रेस आने वाले हैं, जो प्रतिकूल अगर वातावरण आने वाला है, तो उसके प्रति अनुकूलता विकसित कर दी जाती है ताकि वो सरवाइव कर सके प्लांट वहां पर। इसके बाद बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नर्सरी, यानी नर्सरी का वर्गीकरण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन साइट नर्सरी आर टू टाइप्स, यानी कि अगर स्थान के आधार पर हम नर्सरी का वर्गीकरण करें तो दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है होम नर्सरी, यानी गृह नर्सरी। अब गृह से नर्सरी से मतलब ही समझ आ रहा है जो घर के पास हो, जो घर में हो। तो इसका पर्पज या उद्देश्य क्या होगा कि ओनली फॉर ग्रोस पर्सनल गार्डन यूज, यानी केवल बागान की निजी आवश्यकताओं के लिए प्रयोग की जाएगी। कोई व्यक्ति है अपनी आवश्यकताओं के लिए, व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए अगर कोई नर्सरी लगा रखा है तो उसे हम क्या कहेंगे? होम नर्सरी कहेंगे। जैसे कि धान वाला है, धान में आप अपने खेत के लिए लगाने के लिए करते हैं तो नर्सरी लगाते हैं, तो वो क्या हो गई? होम नर्सरी हो गई। इसका साइज कैसा होगा? जाहिर सी बात छोटा होगा, ठीक है, क्षेत्रफल यानी छोटा ही होगा इसका। और प्रैक्टिसेस कैसी होती? क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल यूज कॉस्टली मेथड, यानी इसमें गुणवत्ता युक्त पौध तैयार करने के लिए महंगे तरीके अपनाए जाते हैं। अब ये छोटे तरीके से यूज की जा रही है, छोटे उसमें, तो हम गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अधिक से अधिक धन खर्चा कर सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम कॉमर्शियल नर्सरी की बात कर लें, किसकी बात करें? कॉमर्शियल नर्सरी की, तो यानी हिंदी में कहें तो व्यावसायिक नर्सरी। इसका पर्पज और उद्देश्य क्या होता है कि फॉर प्रॉफिट एंड लार्ज स्केल सप्लाई, इसका लाभ कमाना और बड़े पैमाने पर आपूर्ति करना। इसका मतलब ये होता है कि आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं और
आप इसे बेचना चाहते हैं और बड़ी मात्रा में बेचना चाहते हैं, उन सीडलिंग्स को जो आपने तैयार किए छोटे छोटे पौधे, उन्हें आप बेचना चाहते हैं बड़ी मात्रा में। ये और इसके दो टाइप हो सकते हैं, इसे अदर दो टाइप हो सकते हैं। पहला रूरल नर्सरी हो सकता है, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में वो नर्सरी स्थापित हो उसे रूरल नर्सरी कहेंगे। अर्बन नर्सरी जो कि शहरी क्षेत्र में स्थापित हो उसे शहरी नर्सरी कह देंगे। उसके बाद इसकी प्रैक्टिसेस जो कैसी होती हैं, तो इकोनॉमिकल मेथड प्रेफर्ड, यानी कि महंगे तरीकों से बचा जाता है। अब क्यों बचा जाता है भैया, ये तो कॉमर्शियली कर रहे हैं तो हम महंगे चीज़ों से क्यों बचेंगे? इसलिए बचेंगे क्योंकि आप कॉमर्शियली कर रहे हैं, आपको पैसे कमाने हैं अधिक से अधिक। जब आप लागत कम करेंगे तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा पाएंगे। अब आप बताइए, कोई व्यक्ति है जिसकी लागत 3 रुपए है और दूसरा व्यक्ति है जिसकी लागत, ये आप एग्जाम्पल ऐसे समझिए, जैसे ये एक व्यक्ति है, ठीक है, दूसरा ये एक व्यक्ति है। अब ये जो व्यक्ति है इसकी खर्चा आता है 2 रुपए और इसका खर्चा आता है 3 रुपए और दोनों ही बेचते हैं 6 रुपए में, ठीक है। तो अब इसे तो सीधा सीधा 4 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना, और इसे मात्र 3 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सस्ते तरीकों का यूज कर रहा है और ये महंगे तरीकों का यूज कर रहा है। अब बात समझ आई? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, एक छोटा सा कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स से जो वीडियो की रीच होती है वो बढ़ जाती है, यूट्यूब दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करता है। लाइक करिएगा। लोकेशन एंड साइट, तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं यानी जो कारक प्रभावित करते हैं नर्सरी को, वो ये है कि पहला उसमें है लोकेशन एंड साइट, स्थान एंड स्थल चयन, कि लोकेशन और साइट में भी जो चीज़ें आती हैं वो आ जाती हैं कि टोपोग्राफी यानी स्थलाकृति कैसी है, क्या उसमें ढलान तो नहीं है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, जो हम पौधा नर्सरी जिस चीज़ की लगाना चाह रहे हैं उसके अनुकूल क्लाइमेट है या नहीं उस स्थान पे। उसके बाद बिजनेस रेपुटेशन ऑफ द लोकेलिटी, और सबसे बड़ी बात जो हम बिजनेस के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर उस एरिया का बिजनेस जो प्रतिष्ठा कैसी है, क्या वो स्थान बिजनेस योग्य है, क्या लोग वहां पर आकर मुझसे व्यापार करेंगे, ये चीज। और ट्रांसपोर्टेड फैसिलिटी, इसमें क्या होता है कि परिवहन सुविधा, अगर आपको कोई बड़ा ऑर्डर आया, आपको ले जाना है सीड्सलिंग देने किसी को, जब आप बताइए आपके पास ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होगा, आपके पास यातायात के साधन ही नहीं होंगे, तो आप कैसे ले जा सकते हैं सरलता से? तो एक ऐसे स्थान पर भी नर्सरी लगानी चाहिए जहां पर यातायात की सुविधाएं उपलब्ध हों। उसके बाद होता है सॉइल सिलेक्शन। सॉइल सिलेक्शन, इसमें क्या होता है कि एक आपको ऐसी सॉइल का चयन करना चाहिए जो आप उपजाऊ हो, लाइक दोमट मिट्टी होनी चाहिए जो अधिक से अधिक प्रकार की फसलों को उगाया जा सके जिसमें। उसके बाद वाटर फैसिलिटी कैसी होनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन होना चाहिए वहाँ पर, और ऐसा ना हो कि किसी प्रकार की ड्रॉट कंडीशन बन जाए, आपके पास वाटर ना हो, या फिर वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाए, अधिक पानी भर ही जाए, ठीक है। तो ऐसी सुविधाएं नहीं, ऐसी असुविधा नहीं होनी चाहिए। और ड्रिप इरिगेशन बेस्ट रहता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन भी चलता है। उसके बाद मैन्योर अवेलेबिलिटी, खाद की उपलब्धता, वहाँ पर खाद होना चाहिए, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन जब करते हैं तो आप खाद भी उसी से प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समय समय पर वहां पर खाद भी उन पौधों को उपलब्ध कराना चाहिए ताकि वो सूख ना जाए या फिर उनमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर ना हो जाए जो मेन फील्ड पर जाते ही मर जाए वो। उसके बाद लेबर अवेलेबिलिटी, अब जैसा कि मैंने बताया था हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जो होती हैं इनमें कई हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ती है, ट्रेनिंग प्रूनिंग हो गई और वीड निकालना नर्सरी से, ठीक है, और कोई सी प्रकार रोग आ रहा है तो उसे नियंत्रित करना ताकि हमारी नर्सरी में जो जितने पौधे हैं सब बर्बाद ना हो जाएं। इसके लिए लेबर्स की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ नर्सरी, यानी नर्सरी के घटक क्या क्या हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर, भवन संरचना सबसे पहली चीज आती है। जो संरचना आपने बना रखी है जहां पर आप पौधे लगाने वाले हैं वो कैसा है, वो सबसे पहले वो कंपोनेंट इफेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर पहला कंपोनेंट वही होता है, जैसे कार्यालय यानी ऑफिस,
सेल काउंटर, पैकेजिंग शेड, पुटिंग शेड और स्टोर, टूल शेड और रेसिडेंस। यानी कि ये सभी चीज़ें पहले आते हैं कि कार्यालय कैसा, बिक्री काउंटर कैसा है, और सबसे बड़ी बात पैकेजिंग सीट्स कैसे हैं, पोर्डिंग सीट कैसे हैं, गोदाम कैसा जहाँ पर रखे हैं, औजार कक्ष कैसा, आवासीय भवन कैसे हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोजनी टेस्ट ब्लॉक, वंश वृक्ष खंड, इसमें क्या होता है, ट्रू टू टाइप हेल्दी पेस्ट फ्री मदर प्लांट शुड बी मेंटेन्ड, सही प्रकार के स्वस्थ और कीट मुक्त मात्र पौधों का संग्रह किया जाता है। ऐसा पौधा, चलिए मैं समझाता हूँ अभी क्या होता है। ये कोई ऐसा स्थान होता है जहां पर मेन पौधा रखा जाता है, मात्र प्लांट, ठीक है, जहां जिससे हमारे सीडलिंग्स प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है, प्रोपोगेशन के थ्रू। अगर हमारा ये मदर प्लांट ही करप्ट हो गया, रोगग्रस्त हो गया या फिर किसी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, तो हमारे सीडलिंग अच्छे कैसे होंगे, वो भी तो उन्हीं समस्याओं से जूझेंगे। इसलिए इसे अच्छे से मेंटेन किया जाता है। मेंटेन्स रिकॉर्ड एंड पेडिग्री, वंशावली का रिकॉर्ड रखा जाता है। उसके बाद प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर, प्रवर्धन संरचनाएं। अब प्रवर्धन संरचना में कौन कौन सी चीज जाती हैं आपकी, जैसे ग्रीन हाउस हो गया, पॉली हाउस हो गया, मिस्ट हाउस, हॉट बेड, कोल्ड फ्रेम्स हो गया, लेथ हाउस हो गया, यानी वही चीज़ हिंदी में भी लिखी हुई है। उसके बाद नर्सरी बेड वो स्थान होता है जिसमें सीडलिंग ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, जैसे थोड़ा उभरा हुआ स्थान हो सकता है, ठीक है, जिसमें लगा दिए जाते हैं, बीज डाल दिए जाते हैं जिससे छोटे छोटे पौधे निकल सके, फिर बाद में उन्हें सेल किया जा सके। फॉर जर्मिनेशन, रूटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग, बीजारोपण, जड़ बनाना और रोपण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका एक ऐसा स्थान है जहां पर सीड बोए जाते हैं, फिर वहां पर जड़ निकलती है, कुछ पत्तियां आ जाती हैं, उसे निकाल लिया जाता है और रोपण के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि मैनेजमेंट ऑफ यंग नर्सरी प्लांट, यानी कि युवा नर्सरी पौधों का प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, तो पहली चीज जो आती है मैनेजमेंट में वो इरिगेशन यानी सिंचाई आ जाती है। लाइट एंड फ्रिक्वेंट वाटरिंग अंडर लो प्रेशर, कह रहा है कि हल्की और बार बार सिंचाई कम दाब में करें। कम दाब का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं आपने मोटर चालू कर दिया और हाई प्रेशर से पानी निकला और आपके सीडलिंग्स को ही उखाड़ के फेंक दिया। समझ गए बात। जब आप बहुत तेज, जब आपने खेतों में पानी लगाते हैं जीन के से, आपने देखा होगा कि जहाँ गेहूं का खेत होता है या फिर धान का होता है, वहां पर जहां पर आप जीन का मुहार डालते हैं, वहां पर पानी का प्रेशर इतनी तेज होता है कि वहां की गेहूं को उखाड़ के फेंक देता है वो। तो ऐसा ना हो, इसलिए हल्की और बार बार सिंचाई की जाती है। अवॉइड वाटर लॉगिंग एंड इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज, अब वो स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर जल भराव ज्यादा ना हो, ठीक है, उचित जल निकासी हो। जल जब भर जाएगा तो पौधे ही डूब जाएंगे, तो पौधे डूब गए, बात ही खत्म, मर ही जाएंगे फिर तो वो। न्यूट्रिशन यानी पोषण की बात करते हैं अब हम। यूज वेल रोटेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, सड़ी गली जैविक खाद का प्रयोग करें, यानी कि कह रहा है कि अच्छी प्रकार की जैविक खाद का प्रयोग करें, इतनी सी बात। स्मॉल बट रेगुलर नाइट्रोजन डोज प्रोमोट ग्रोथ, देखिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में नियमित रूप से नाइट्रोजन दे, जिससे क्या होता है कि वृद्धि होती है। उसके बाद वीड कंट्रोल, खरपतवार नियंत्रण। अब ये क्यों होता है, कीप नर्सरी वीड फ्री इंक्लूडिंग पाथ्स एंड वाटर चैनल, नर्सरी के साथ साथ रास्तों और नालियों को भी खरपतवार से मुक्त रखें। देखिए, जो नर्सरी में अगर खरपतवार होंगे तो खरपतवार जो होते हैं वो आपकी न्यूट्रिशन जो दे रहे हैं वो कंपटीशन खड़ा करेंगे, किसके लिए, सीडलिंग के लिए। वो पहले ही न्यूट्रिशन सोख लेंगे, अब आपके पौधों को न्यूट्रिशन मिल ही नहीं पाएगा तो वो तो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे, डिसऑर्डर्स आ जाएंगे उनमें, ठीक है। इसलिए वीड फ्री रखें, यानी खरपतवार ना हो उनमें। उसके बाद प्लांट प्रोटेक्शन की बात कर लेते हैं, यानी पौध सुरक्षा। यूज प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर पेस्ट एंड डिसीज कंट्रोल,
यानी कीट और रोग नियंत्रण के लिए निवारक उपाय अपनाएं पहले से ही, कि ऐसा ना हो कि रोग आ जाए। उसके बाद कॉमन पेस्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे आंट्स हो गई, चींटियाँ, यानी उसके बाद घोंघा हो गया, कृंत हो गया, ये चूसक हो गए, ये यानी सकिंग पेस्ट, ये सब कटवार्म, ये सभी प्रकार के कीट्स नॉर्मली लगते हैं नर्सरी में, तो इनसे प्रिवेंट करना होता है। और कॉमन डिसीजेस कौन सी होती हैं, जैसे कॉलर रॉट हो गया, डैमेजिंग डंपिंग ऑफ हो गया, नेमटोड्स हो गए, विल्ट्स हो गए, यानी कॉलर रॉट, डंपिंग, सूत्रकृमि, मुरझाना। देखिए अभी यहाँ पर नेमटोड्स की बात आ रही है। अगर आप लगा भी लेंगे, आप ग्रीन हाउस में लगा लेंगे, मान लीजिए नर्सरी, ठीक है, अब आपने लगा ली, आप सोचेंगे कि यहाँ पर वो आएंगे नहीं, रोग नहीं लगेंगे, कुछ लगेंगे नहीं, तो आपकी ये गलत फहमी है। ग्रीन हाउसेस की जो सबसे बड़ी समस्या है वो नेमटोड्स हैं। ग्रीन हाउसेस में नेमटोड्स का आक्रमण देखने को मिलता है। यानी अगर आपसे, हाँ ये कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, आपसे कॉम्पिटिशन में पूछ सकता है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में निम्न में से कौन सी समस्या देखने को मिलती है, तो आप नेमटोड्स लगाएंगे, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसे किस प्रकार रोका जा सकता है, नेमटोड्स को कंट्रोल किया जा सकता है ग्रीन हाउस में, तो मैरीगोल्ड यानी गेंदा का जो फूल होता है उसे लगाकर आप नेमटोड्स को रोक सकते हैं। बात समझ में आई आपको? तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो मेरे प्रोफेसर ने बताया था मुझे, उनका नाम है डॉक्टर अंकित भदौरिया, उन्होंने बताया था, मुझे अभी भी याद है ये चीज़। वो गोल्ड मेडलिस्ट है अपने ग्रेजुएशन में, और उन्होंने पीएचडी भी की थी, उसमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट है, काफ़ी अच्छे प्रोफेसर थे। खैर लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, आप याद रखिएगा ये सब चीज़ें।